दैनिक जागरण राष्ट्रीय स्वयं से 19 जुलाई। बुनियादी ढांचा निर्माण में गुणवत्ता सुधार। हमारे देश तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है। इससे शहरों के बुनियादी ढांचे पर दबाव भी तेजी से बढ़ रहा है। यह समस्या तब और अधिक बढ़ जाती जब शहरों की बारिश हो या फिर लोगों को पानी उपलब्ध कराने की असमर्थता दिख रही हो। परिवहन प्रणाली की स्थिति को जगजाहिर है कि तमाम प्रयासों के बावजूद ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने में अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई। ऐसे में सभी को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने और विकसित भारत को पंक्ति में खड़ा होने के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण की दिशा में हमें अभी बहुत कार्य करना है। शहरों की अवसंरचना की हमारी तैयारी बेहद कमज़ोर है। जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, पीने के पानी और हरित क्षेत्र जैसी ज़रूरतों उपेक्षा की शिकार हैं। वहीं बड़ी चुनौती न केवल निर्माण की गुणवत्ता की समझौता है बल्कि संस्थागत और क्षमता भी, जिस कारण से न तो परियोजना समय पर पूरी होती है और न ही निर्धारित बजट में और न ही दीर्घकालिक टिकाऊपन सुनिश्चित नहीं किया पाता है। निर्माण के कुछ वर्षों के भीतर ये सड़क उखड़ जाती हैं या कुछ पुल ढह जाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण हाल में गुजरात के वडोदरा जिले में एक नदी पर बने पुल के ढहने की त्रासदी, जिनमें से 12 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना केवल तकनीकी विफलता नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही की कमी का जीवंत प्रमाण थी। स्थानीय नागरिकों और पंचायतों ने वर्ष 2021 में ही पुल की स्थिति खराब होने की शिकायतें की थी, परंतु न तो समय रहते मरम्मत हुई और न ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई। यह घटना दिखाती है कि निर्माण के बाद निगरानी, रखरखाव और पारदर्शिता के तंत्र कितने कमज़ोर हैं। इस क्रम में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की मानसूनी बाढ़ एक और उदाहरण है। भारी बारिश के चलते इसी माह दिल्ली के कई इलाकों और गुरुग्राम जैसे शहरों में जलभराव ने सार्वजनिक जीवन को ठप कर दिया। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले इन क्षेत्रों में 1960 से 1970 के दौरान निर्मित हुए जल निकासी तंत्र अब पूरी तरह अक्षम हो चुके हैं, जो न तो बढ़ते शहरीकरण के मैल खाता है और न ही बदलते जलवायु परिदृश्य से। गुरुग्राम में न तो कई इलाकों में नाव चलाने जैसी स्थिति ने शहरी नियोजन की असफलता को उजागर कर दिया। इन घटनाओं ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि भारत का मौजूदा अवसंरचना मॉडल न तो जलवायु सहनीय है और न ही सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप। केवल नई परियोजनाओं का घोषणा काफ़ी नहीं, मौजूदा ढांचे की दशा, डिजिटलीकृत की निगरानी, आपात लचीलापन जैसी बिंदुओं को गंभीर पुनर्विचार आवश्यक है। सुदृढ़ और टिकाऊ अवसंरचना। विकसित भारत की परिकल्पना केवल आर्थिक प्रगति या तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आत्मा उस मजबूत ढांचे में निहित है जो नागरिकों को सुगम जीवन, रोजगार, सुरक्षित स्वास्थ्य, शिक्षा, गतिशीलता का मूलभूत सुविधा प्रदान करता है। ऐसे ढांचे को ही हम आधारभूत ढांचा कहते हैं। यह अवसंरचना केवल भौतिक ढांचा नहीं बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास का प्रेरक इंजन होती है। एक सुदृढ़ और टिकाऊ अवसंरचना ही हमें तो औद्योगिक निवेश को आकर्षित करती हैं, उत्पादन बढ़ाती हैं, रोजगार के अवसर पैदा करती हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाती हैं। विकसित भारत की राह में अड़चनें। आज जब देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब आधारभूत संरचना की भूमिका और भी केंद्रीय हो जाती है। यह संरचना ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटने, सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने में सहायक बनती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि गांव एक अच्छी सड़क है तो वहां का किसान अपने उत्पाद को मंडी तक तेजी से पहुंचा सकता है। यदि बिजली और इंटरनेट, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र भी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह यदि पुल मजबूत हैं तो वे सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं पाटते बल्कि समय, संसाधन और जीवन को भी बचाते हैं। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधारभूत ढांचा ही वह कंधा है जिस पर भारत का लोकतंत्र, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सामाजिक समरसता टिकी हुई है। कम बजट में अधिक निर्माण। भारत जैसे विशाल, विविध और तेजी से विकसित हो रहे राष्ट्र के लिए आधारभूत संरचना केवल निर्माण का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प, सामाजिक न्याय और वैश्विक
प्रतिस्पर्धा की दिशा में तय करने वाली धुरी बन चुकी हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सड़कें केवल आवागमन के लिए नहीं बल्कि आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक समावेशन का मार्ग हैं। पुल केवल नदी पर पार करने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक जुड़ाव और व्यापारिक एकीकरण की रीढ़ हैं। बिजली, जल, डिजिटल नेटवर्क और शहरी नियोजन केवल सेवाएं नहीं बल्कि नवजीवन की न्यूनतम गरिमा की आवश्यकता है। हमें हाल ही के दिन कुछ घटना जैसे गुजरात के वडोदरा में गंभीरा नदी पर बने पुल का ढहना हो या देश के तमाम इलाकों में बारिश के कारण बुनियादी ढांचे के ढहने के समाचार हो, यह हमें बार बार चेतावनी देती हैं कि यदि हमने रचनात्मक सोच, तकनीकी क्षमता और प्रशासनिक जवाबदेही को प्राथमिकता नहीं दी तो हमारा विकास सतही और खतरनाक साबित हो सकता है। भारत को अब कम बजट में अधिक निर्माण से ऊपर उठकर लंबे समय तक सुरक्षित मॉडल, टिकाऊ निर्माण के मॉडल को अपनाना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश मामले में यह देखा जाता है कि निर्माण कार्यों का ठेका सरकार अक्सर ऐसी एजेंसियों को देती है जो संबंधित कार्य के लिए तुलनात्मक रूप से कम रकम की मांग करती हैं। ऐसे में यह स्वतः समझा जा सकता है कि उस कार्य की गुणवत्ता कैसी हो सकती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह बुनियादी ढांचे को केवल एक चुनावी घोषणा पत्र या बजट लाइन आइटम न मानकर राष्ट्र निर्माण का नैतिक और रणनीतिक कर्तव्य माने। अब आवश्यकता है कि नीति निर्माण में बहुस्तरीय भागीदारी हो, जहां नागरिकों की राय, विशेषज्ञों की चेतावनी, स्थानीय अनुभव और आधुनिक तकनीकी एक साथ आकर ठोस समाधान गढ़े। तभी हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक ऐसा भारत छोड़ पाएंगे जो न केवल सुंदर, तेज बल्कि सुरक्षित, सशक्त और समावेशी भी होगा। सुनील बिश्नोई, शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तकनीकी क्षमता, पारदर्शिता और जन भागीदारी। भारत को यदि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे अपनी आधारभूत संरचना को केवल निर्माण केंद्रित दृष्टिकोण से हटाकर एक समग्र, न्याय संगत और पर्यावरण हितैषी रणनीति अपनानी होगी। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए। जब सरकार और निजी क्षेत्र एक साथ मिलकर योजनाएं बनाती हैं तो न केवल पूंजी की उपलब्धता बढ़ती है बल्कि नवाचार, समय सीमा में कार्यान्वयन और गुणवत्ता में सुधार आता है। निजी क्षेत्र की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक का लाभ अवसंरचना क्षेत्र को प्राप्त हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार यह होना चाहिए कि सभी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन की एक समुचित व्यवस्था विकसित की जाए। इसके अंतर्गत निर्माण स्थलों की निगरानी उपग्रह आधारित नक्शे, आकाशीय निगरानी यंत्रों और स्थल निरीक्षण के माध्यम से की जा सकती हैं। इसके साथ ही हर योजना की प्रगति, व्यय, देरी और गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी को एक सार्वजनिक मंच पर रखा जाना चाहिए जिससे नागरिक भी परियोजनाओं की सही निगरानी में सहभागी बन सके। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी। तीसरा पक्ष यह है कि योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाई जानी चाहिए। रेगिस्तानी इलाकों में जल संरक्षण के ढांचे, पर्वतीय क्षेत्र में भूकंपीय रोधी निर्माण, आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा एवं तटीय क्षेत्रों में चक्रवात प्रतिरोधी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अब प्रत्येक अवसंरचना परियोजना में पर्यावरण अनुकूलन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। निर्माण में हरित सामग्री, वर्षा जल संरक्षण, ऊर्जा संचयन तकनीकी और प्राकृतिक संसाधनों की न्यूनतम खपत को बढ़ावा देना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परियोजना को स्थानीय रोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास होनी चाहिए। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि समुदाय में इस संरचना के प्रति स्वामित्व और संरक्षण की भावना भी उत्पन्न होगी। वित्तीय दृष्टि से सरकार को दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए हरित निवेश, सामाजिक दायित्व निधियों और दीर्घकालिक खंड बोर्डों जैसे साधनों की मजबूत बनाना होगा। इसके सबसे अंत में नीतिगत प्रक्रिया में जनता की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। केवल नौकरशाही आधारित योजनाएं पर्याप्त नहीं। ग्राम पंचायतें, नगर निकाय, विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय और सामाजिक संगठन की राय और अनुभव को नीति निर्माण में शामिल करना होगा। जब निर्णय निर्माण प्रक्रिया समावेशी, पारदर्शी और तकनीकी दृष्टि से सक्षम होंगे तभी हम एक सशक्त, न्यायपूर्ण और संकट के प्रति सहनशील बुनियादी ढांचे की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। सुनील बिश्नोई जी।
मानसिक स्वराज भी आवश्यक। ग्रीश्वर मिश्र। देश में वास्तव में आत्मनिर्भर बनने में हमें अपनी ज्ञान व्यवस्था को पुनर्जीवित करनी होगी। भारतीय शिक्षा को अब भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में ढालने की पहल की जा रही है। इसे लेकर आम आदमी के मन में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे भारतीय होने का क्या अर्थ है? तो हमें ज्ञान परंपरा स्वतंत्र भारत में चल रही है, किस अर्थ में हम भारतीय नहीं हैं या कम भारतीय हैं? भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वरूप क्या है? हम किस रूप में दूसरी ज्ञान परंपराओं से अलग हैं? इस भारतीय ज्ञान परंपरा की विशिष्टता क्या है जो हम इसकी ओर मुड़े? आज के ज्ञान युग में सामर्थ्यशाली होने के लिए इन पर विचार जरूरी। आखिरकार ये पूरे समाज की मनोवृत्ति, आचरण और देश की सांस्कृतिक अस्तित्व का सवाल है। शिक्षा की दृष्टि से एक गंभीर तथ्य हो जाता है कि आज हम आलोचनात्मक रूप से चिंतनहीन और सृजनात्मक की दृष्टि से पंगु होते जा रहे हैं। राजनीति में आडंबर और मानवीय मूल्य दृष्टि की बढ़ती कमी आज सबको खटक रही है। सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में चिंताएं बढ़ रही। उदाहरण के लिए न्याय व्यवस्था में आज तक उपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सका। नागरिक जीवन से जुड़ी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है। ऐसे में शिक्षा पर बहुतों की नज़र टिकी है, उनमें सुधार की बड़ी आशाएं जगाती है। नई शिक्षा नीति के आने के बाद विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा में ढल रहे हैं और आमजन के बीच इसे लेकर उत्सुकता बढ़ी है। पर शिक्षा में भारतीयकरण की सतही उपस्थिति आगे बढ़कर गंभीर और व्यवस्थित रूप पर उपक्रम को अभी तक नहीं मिल सका। यदि पश्चिम के खर्चीले और अंशतः दिशाहीन और आयातित ज्ञान को थोपे जाने से मुक्ति की इच्छा है, तो अपने देश के ज्ञान कौशल और अस्मिता को बंधक स्थिति में छुड़ाने का मन में हमें शिक्षा के बदलाव लाना होगा और देश के आत्मनिर्भर बनाने के लिए मानसिक स्वराज जरूरी है और इसके लिए ज्ञान व्यवस्था पुनर्जीवित करना होगा, क्योंकि मानसिक गुलामी कई तरह से देश को आहत करती आ रही है, जिसकी बहुता को पता भी नहीं होता कि इसके लिए शिक्षा में भारतीय दृष्टि की विवेकपूर्ण संगति के सिवा कोई और मार्ग नहीं। भारत की शिक्षा को केवल भारतीय दृष्टि से स्थापित करना भारत और विश्व दोनों के हित में होगा। ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार के पश्चिमी मॉडल का खोखलापन दिन प्रतिदिन उजागर हो रहा है और विरल चलती हिंसा, जलवायु परिवर्तन में बढ़ती मुश्किलें, तीव्र होती गलाकाट प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण का भीषण प्रदूषण और मनुष्यों की जगह बाजार का बढ़ता प्रभुत्व ज्ञान के पश्चिमी नेताओं की सोच पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यह सारा विकास मनुष्यता के विनाश का कारण बन रहा है। इसकी जगह भारतीय ज्ञान मनुष्य को क्लेशों से मुक्ति की कामना करती है, परंतु खेद की बात है कि बहुतों के मन में इस ज्ञान परंपरा की वही अस्पष्टता छवि अभी भी बरकरार है जो कभी अंग्रेजों ने बनाई और जिसे करीबी से 2 सदियों लंबे औपनिवेशिक दौर में भारतीयों ने बहुत हद तक आत्मसात कर लिया है। सच्ची बात यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान विज्ञान भी हैं और जीवन दर्शन भी। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई काल में दफन वस्तु नहीं, ये जीवित हैं और विकसित भी होती हैं। व्यक्तिवादी, अमूर्त, मात्रात्मक और एकांत अनुशासनों की पक्षधर पश्चिमी ज्ञान परंपरा से सभी विषय स्वतंत्र ढंग से अलग अलग विकसित हुए। इसके विपरीत भारतीय ज्ञान परंपरा समेकित और अंतःक्रियात्मक हैं। इस प्रतिमान में परस्पर अवलंबन, पूर्णता और न्याय, मीमांसा, आयुर्वेद, योग आदि ज्ञान की सुमन्य विधियों, सुचिंतित तर्क और अनुभव का उपयोग करके हैं और इसके बीच आवाजाही भी है। इस परंपरा में मनुष्य की प्रकृति को दोहन, शोषण, एकाधिकार नहीं, क्योंकि मनुष्य पर्यावरण और ब्रह्मांड में स्थापित है, न उनका केंद्र है। ज्ञान का सामाजिक संदर्भ में स्थित होना और नैतिक मूल्यों पर टिका होना भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से पूर्णता तक ले जाता है। दुख की बात है कि शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के बाद वो अपने स्वैच्छिक प्रभाव से पश्चिमी ज्ञान को जहाँ सार्वभौम माना जा रहा है, वहीं भारतीय ज्ञान के स्थानीय मानकर हाशिए पर डाला जा रहा है। न भूलें कि भारतीय ज्ञान परंपरा पुरावेश न होकर लोक जीवन में कई रूपों में जीवन रूप से विद्वान है। पर्यावरण संरक्षण, नैतिक आचरण, औषधीय उपाय, सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान की सामग्री आमजन, जनजातियों और गाँवों में बिखरी पड़ी जरूरत, दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभाव है। ये विनिष्ट हो रही। इस दृष्टि से वंचित
परंपराओं को भी शिक्षा में समाहित करना होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा शरीर, मन और पर्यावरण की आवश्यकता संतुलन पर बल देती हैं। यही हमारे सभ्यता के उत्कर्ष का साधन बन सकती है, बशर्ते हम साहस और विवेक के साथ काम करें। यह परंपरा किसी की है और सबके लिए है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए लोकतांत्रिक तौर पर समावेशी होनी होगी। वस्तुतः एक ऐसे पुनर्जागरण की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी जो उपनिवेश से मुक्ति दिला सके और एक बौद्धिक अवसर के रूप में दिशा देनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का बढ़ता दायरा। रंजना मिश्रा। सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ने के औसत जीवन स्तर में सुधार, अवसरों में वृद्धि और आर्थिक भागीदारी में बढ़ोतरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत के करीब 56% लोगों को किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब केवल पेंशन या बेरोजगारी भत्ता तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, बचत योजनाएं, दुर्घटना बीमा और दिव्यांगता भत्ते जैसे तमाम सुविधाएं भी शामिल। इससे पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को आम जन के जीवन में एक बहुआयामी सुरक्षा जाल बिछाने का काम किया है। सरकारी प्रयासों में सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जन धन, आयुष्मान भारत, अटल मिशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, सोशल सिक्योरिटी कोड योजना रहा है। इन्होंने गाँवों में बैंकिंग, स्वास्थ्य और पेंशन सेवा पहुंचाने में मदद की है। जहां भारत में 56% लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए, वहीं विकसित देशों में यह औसत 80 से 90% है। इससे स्पष्ट होता है कि अभी भी एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के कवरेज से बाहर है। जिन देशों में अनुभव से सीखते हुए हमें अपने मौजूदा ढांचे को मजबूत करना होगा। जैसे कुछ यूरोपीय देशों में कामगारों की नौकरी छूटने पर तुरंत बेरोजगारी भत्ता मिलता है या फिर स्वावलंबन प्रशिक्षण के दौरान में स्किल डेवलपमेंट अलाउंस मिलता है। ऐसे मॉडल भारत में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाए जा सकते हैं। आने वाले वर्षों में हमें डिजिटल क्रांति का भी पूरा लाभ उठाना होगा। डिजिटलीकरण के जरिए न केवल पंजीकरण आसान होगा, बल्कि अनावश्यक दुरुपयोग भी घटेगा। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र को भी सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहिए। बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत मेडिकल कैंप, जीवन बीमा जागरूकता अभियान और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के समर्थ बनाया जा सकता है। स्थानीय संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस संगठन और सहकारी समितियां मिलकर कम दरों पर बीमा उत्पाद और सेवानिवृत्ति योजना लॉन्च कर सकती है, जिससे लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ेगी। जब व्यक्ति यह जानता है कि बीमारी अथवा दुर्घटना की स्थिति में उसकी सुरक्षा होगी, तो उनके मन में आत्मविश्वास और सामाजिक बंधुत्व की भावना जागृत होती है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ने से औसत जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा अवसर वृद्धि और महिलाओं को आर्थिक भागीदारी में सुधार देखने को मिलता है। इसी सुरक्षा जाल में सुधार करने की यात्रा भारत को एक उज्जवल और सशक्त भविष्य ले जाएगी। लेखक टिप्पणीकार। नौकरी और रोजगार देने के सरकार के निर्णय से बेरोजगारी दूर होने के साथ साथ प्रदेश का आर्थिक विकास आएगी। बिहार भ्रष्टाचार और ईडी। न्यायिक जांच की मांग करता है। चूंकि एयर इंडिया विमान के हादसे जांच एक उसी दिशा में नहीं दिखती जैसे कि हम देखते हैं। संजय लच्छा। नकारात्मक संकल्प ऊर्जा। नकारात्मक संकल्प का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का बदला लेना या स्वयं को इस प्रकार कष्ट देना कि जिससे उसकी पीड़ा से संबंधित व्यक्ति नकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसे कि जन्म के दृष्टिहीन दृष्टांत के विवाह होने से पहले गंधारी ने एक नकारात्मक संकल्प के रूप में अपनी आंखों पर पूरे जीवन के लिए पट्टी बांध ली, जिसके चलते दुर्योधन और उसके भाइयों का भी व्यक्तित्व नकारात्मक बन गया। परिवार ऐसा स्थान जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तिगत निर्माण में माँ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसके उदाहरण जहाँ माताओं ने अपने पुत्रों को महान बनाया, वही गंधारी ने पुत्र द्वेषपूर्ण नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण कुल को बर्बाद करने वाला सिद्ध हुए। गीता में भगवान कृष्ण ने नियत कर्म को मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बताया। एक व्यक्ति के लिए अपने परिवार को उचित और सकारात्मक रूप में पालन पोषण भी नियत कर्म ही माना जाता है। नकारात्मक संकल्प किसी व्यक्ति के विशेष से प्रतिशोध की भावना किए जाते हैं, परंतु उनका प्रभाव ऐसा करने वाले के लिए परिवार और आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। इसलिए व्यक्ति का कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। सकारात्मक संकल्प तथा व्यवहार से स्वास्थ्य, परिवार और समाज का निर्माण करनी चाहिए। कई ने भगवान श्री राम को
राज के स्थान पर 14 वर्ष का वनवास दिलवाया, फिर भी श्री राम ने कभी भी उनके प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखा। इसी का परिणाम था कि चारों भाइयों के आपसी स्नेह का उदाहरण आज भी दिए जाते हैं। समाज का निर्माण व्यक्ति से होता है और समाज जिस प्रकार के संकल्प से व्यक्ति होंगे वह समाज भी उसी प्रकार का होगा। इसलिए स्वच्छ समाज के लिए सकारात्मक विचार और संकल्पों को जीवन में अपनाना चाहिए।